चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की जो अब तक जो डेफिनेशन थी वो सारा पार्ट मैं अब तक आपको बता चुका हूँ। आधा पार्ट आप का जो है वो मैडम ने लिया था, और जो रिमेनिंग जो पार्ट था इसका वो मैंने लगभग कल तक 25 सेक्शन उसके क्लियर कर लिए थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक से लगा के 25 तक जितने सेक्शन उनको रिवाइज करता हूँ। उसके बाद अगर जो टाइम मिलेगा उसमें दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम यानी कि मेंटेनेंस और एडॉप्शन का जो एक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। केयरफुली सुनिए कि मैं इसको सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सटेंशन की बात करें और आज की तारीख में ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। कहीं पुरानी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अब जो हिंदू मैरिज एक्ट है ऑल इंडिया यानी पूरे भारत एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं सेक्शन 2 में कि कौन व्यक्ति जो है हिंदू माने जाएंगे या हिंदू की जो डेफिनेशन है वो सारे ही एक्ट में लगभग सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यानी चाहे आप हिंदू एडॉप्शन एक्ट देखें तो उसमें भी हिंदू की वही डेफिनेशन है, हिंदू विवाह अधिनियम में भी वही है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी हिंदू की डेफिनेशन एक ही है। जो डेफिनेशन में आप लोगों से पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि अगर हम उसकी पॉजिटिव की बात करें तो माता और पिता दोनों हिंदू हैं तो बच्चा भी नेचुरली हिंदू ही होगा। ठीक है। फिर एक्सटेंशन की बात करें तो कुछ इसमें अलग अलग कास्ट जो उनको जोड़ा गया है, जैसे वीरशैव जो है, लिंगायत है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। इन्होंने शुरू में ट्राई किया था कि हम हिंदू धर्म से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लेकिन जहां तक हम हिंदू की बात करें तो हिंदू शब्द है या हिंदू वर्ड है उसके अंदर ये लोग भी आते हैं। और धर्म के ऊपर एक्सटेंशन की बात करें तो जैन हो, चाहे बौद्ध हो या सिख हो, उनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है। लेकिन नेगेटिव डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो मुस्लिम है, पर्शियन है, पारसी है, यहूदी है या मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, इन लोगों के ऊपर जो है हिंदू लोग एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर इनमें से अगर ये शो कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति जो मुस्लिम है या कोई व्यक्ति क्रिश्चियन है तो उसके ऊपर ये हिंदू का कोई भी एक्ट या जो अधिनियम है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि हिंदू की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने देख ही लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो मैथड की जो रूढ़ी और सर अगर एक जना हिंदू है और एक जना क्रिश्चियन है तो फिर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा उन पर? देखिए, एक हिंदू और क्रिश्चियन की अगर बात करें तो हिंदू लोग से वो कवर्ड नहीं होंगे, ना ही वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से कवर्ड होंगे। अगर उन लोगों को विवाह करना है या शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है, 1954 का एक एक्ट है, उसके अंदर वो शादी कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदू लॉ में उनकी मैरिज नहीं हो सकती है और ना ही वो क्रिश्चियन लॉ में हो सकती है। तो उन दोनों के लिए यही प्रोविजन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, जिसको हम आप जनरली एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज, ठीक है ना, ये वही कोर्ट मैरिज है। उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो शादी करनी है, अदरवाइज ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके। अब हम कस्टम और यूजेस, रूढ़ी और प्रथाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे एक्ट में आपको कहीं कहीं ये डेफिनेशन मिलेगी। रूढ़ी और प्रथाएं जो है लगभग जो उनका जो पावर है वो लॉ के इक्विवेलेंट है। यानी कि रूढ़ी और प्रथाएं कैसे ऐसे किसी रूल को आपको ऑर्गेनाइजेंस कराते हैं, ऐसे किसी रूल को आपको नॉलेज या ज्ञान करवाते हैं या संज्ञान करवाते हैं जो लंबे समय तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक किसी और एक ग्रुप होना चाहिए, यानी कि उसको फिक्स होना चाहिए कि ये एक रूढ़ी है और ये एक प्रथा है। ठीक है। रूढ़ी और प्रथाओं को अपना अपना फिक्स होना चाहिए और एक ग्रुप से उस रूढ़ी का और प्रथा का किसी स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने या जनजाति या समुदाय या उस हिंदू कुटुंब जो है उसने उस प्रथा का पालन किया है। और वो प्रथाएं जो है युक्तियुक्त होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए और लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कस्टम के अगेंस्ट कोई कानून बन चुका है तो फिर वो प्रथा है जो वो वॉइड हो जाएगी, वो मानी नहीं जाएगी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे दहेज की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे परिवार में इस प्रकार की प्रथा है कि दहेज होता है, लेकिन जब से ये कानून बन गया तो इस प्रकार से ये जो प्रथा है वो उसके अगेंस्ट होगी तो वो फिर वो वैलिड नहीं रहेगी। और ज्यादातर एक्ट्स में आप देख लेना कि प्रथाओं को कम से कम विधि के बराबर इक्विवेलेंट जो है वो पावर दी गई है। और खास तौर से जब आप ये पढ़ेंगे दत्तक ग्रहण अधिनियम तो इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन है जो प्रथाओं से कवर होते हैं। जैसे आपने हिंदू मैरिज एक्ट में भी देखा होगा कि दो सपिंडों के बीच में विवाह नहीं हो सकता। सपिंड यानी कि पिता के ऊपर की 5 पीढ़ी और माता के ऊपर की जो 3 पीढ़ी है उससे कहीं भी कनेक्टेड पर्सन जो है
और उनसे जो वंशज निकल के आए हैं उनके बीच में आपस में मैरिज नहीं हो सकती है। तो ये डेफिनेशन पूरा पार्ट आप देख चुके हैं, तो मुझे बताने की इसकी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ एक रिवाइज कर रहा हूँ। फिर दूसरा है प्रोहिबिटेड डिग्री, इसमें भी मैरिज नहीं हो सकती है, लेकिन जहां कहीं भी प्रथाएं हैं तो वहां ऐसा हो सकता है। और प्रथाओं का जो बल है वो आप जब दत्तक ग्रहण पढ़ेंगे उसमें भी कई जगह अलग अलग दे रखा है। फिर हम बात करते हैं 3 प्रकार के रिलेशन की जो हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखे हैं। फुल ब्लड, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण रक्त, दूसरा है अर्ध रक्त, जिसको हम बोलते हैं हाफ ब्लड, और थर्ड आता है एकोदर यानी कि ट्राइन्स। फुल ब्लड यानी कि जिसको आप बोलते हो सगा भाई बहन, है ना, तो ये अपना आप में कहलाते हैं फुल ब्लड। जैसे एक व्यक्ति है, उसके माता और पिता एक ही है, अब अगर उसका भाई भी हुआ तो वो अपने आप में सगा कहलाएगा। जैसे 2 व्यक्तियों के माता और पिता अगर एक ही है तो वो अपने आप में फुल ब्लड माने जाते हैं, ये जिसको हम कहते हैं कि पूर्ण रक्त, ठीक है। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां पिता एक होता है लेकिन माता अलग अलग होती है, जिसको हम कहीं आम बोलचाल में बोलते हैं कि सौतेली माता, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे जो भाई हैं वो अपने आप में जो है अर्ध रक्त कहलाते हैं। फुल ब्लड में माता और पिता एक ही है, हाफ ब्लड में पिता एक है लेकिन माता दोनों की अलग अलग है। और तीसरा होता है यूट्राइन, यानी इसमें क्या होता है कि माता तो इनकी एक होती है लेकिन पिता जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, जैसे एक महिला ने शादी करी, उससे एक बच्चा हुआ, अब उस महिला ने बाद में कोई दूसरी शादी करी तो उसे एक दूसरा बच्चा हुआ, तो इसका मतलब उसके पति तो 2, पहला एक पति हो गया, उसके तलाक के बाद में या मृत्यु के बाद में उसने दूसरी शादी करी तो दूसरा पति हो गया। अब जो बच्चे उसके हैं वो अपने आप में एकोदर यानी कि एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चे कहलाते हैं। ये सारी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने अब तक हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ी हुई है, और प्रोहिबिटेड डिग्री वगैरह की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की, मैं वापस इसको रिवाइज कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, यहाँ जो सेक्शन 5 की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि दो हिंदुओं के बीच में, यानी कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, 2 हिंदुओं के बीच में विवाह अनुष्ठापित हो सकता है या किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 5 ये कहता है कि विवाह के लिए दोनों पार्टीज का हिंदू होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी हिंदू नहीं है तो हिंदू मैरिज के तहत उनका विवाह नहीं हो सकता है। और अगर दोनों में से कोई एक हिंदू नहीं है तो उसको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो शादी हो सकती है। अदरवाइज ये जो हिंदू मैरिज के तहत उनका विवाह नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट की। विवाह के समय दोनों पक्षकारों जो हैं, यानी कि लड़का और लड़की जो शादी करना चाह रहे हैं, इनकी एज जो है मिनिमम 18 और 21 होनी चाहिए प्लस। अब हम बात करते हैं कि पहले से इनका कोई जीवित युग्म या पहले से इनकी कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर पहले से किसी की जीवित पति और पत्नी है और ऐसी शादी हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? जिसको भी पता है वो बता दीजिए, क्योंकि मैं इसको डिस्कशन कर चुका हूँ। सर ये मैरिज वॉइड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैरिज वॉइड होगी, लेकिन सर वॉइडेबल होगी। वॉइड एब इनिशियो सर वॉइडेबल होगी अगर उन दोनों में से कोई डिग्री के लिए नहीं गया हो तो। यहाँ एक चीज आप याद रखिए कि ये जो मैरिज है वो वॉइड है, ठीक है ना? वॉइड एब इनिशियो वॉइड है और एब इनिशियो है। लेकिन सेक्शन 11 का आप डेफिनेशन तो आपको पता लग जाएगा, पहले से अगर जीवित युग में है पति वॉइड एब पत्नी इनिशियो हो जाएगी ना, वही नहीं है उनके पास। एब इनिशियो या वॉइड है, ठीक है ना? इस चीज को आप याद रखिए। वॉइडेबल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 12 में है, और सेक्शन 12 की जो डेफिनेशन है वो विकृत वगैरह और छोटे मोटे कंटेंट्स के ऊपर दे रखा है। अदरवाइज यहाँ जो है एक पार्टीज का पहले से कोई जीवित युग्म है तो उनके बीच में अगर कोई विवाह जो कंसुमेट किया गया है तो वो सेक्शन 11 में वो जो है वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं कि दोनों की जो एज है वो एज लिमिट जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैंने 18 और 21 का एक आपको रेशियोस बताया था, दोनों होना चाहिए, और उससे अगर कम है तो क्या पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, कोई बता सकता है? सर 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट। एक मिनट भाभी ना, आप बोलिए, एक मिनट भाभी जेल के लिए। सर अंडर सेक्शन 49, सर सेक्शन 494 में 7 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट है उसमें। इसके लिए कह रहे हो आप? सर आपने पूछा था ना कि क्या पनिशमेंट है। 18 और 21 साल की अगर एज पूरी नहीं है और शादी हो जाती है तो क्या पनिशमेंट है, ये क्वेश्चन बना है। अच्छा ये था क्या? नहीं उसका मेरे को आइडिया है। सर पनिशेबल next ऑफेंस से गार्जियन को पनिश किया जाएगा अगर तो माइनर पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट की क्लासिफिकेशन बताइए कि उसमें कितनी पनिशमेंट है?
सर एक तो 1000 का two कुछ या फाइन है 12 lakh rupees 6 fine। मंथ की। नहीं, देखिए आपने किसी ने कहा है कि 1000 नहीं है, इसलिए मैंने आपको 1 lakh बिल्कुल 1 लाख 1 लाख तक फाइन और बोथ और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट। सर। ठीक है। अब मैं इसको वापस रिवाइज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 17 का बताया था कि अगर सेकंड मैरिज की जाती है तो वो सेक्शन 17 से कवर्ड होता है, और एज अगर पूरी नहीं है तो वो 18 से कवर्ड हो जाएगा। तो इट मीन्स वहां जो है कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है, 2 साल की सजा या फिर 2 जुर्माना, ठीक है ना। ये दोनों प्रोविजन उसमें दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं सपिन डिलीशन की। सपिन डिलीशन में भी अगर कोई शादी होती है तो वो शादी अपने आप में वॉइड है। सेक्शन अगर उस परिवार में प्रथा या कस्टम नहीं है तो वो वॉइड मानी जाएगी। सेक्शन 11 में ये पूरा उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और प्रतिष्ठित संबंधों के लिए भी यही चीज है कि जहां प्रतिष्ठित संबंधों में प्रथाएं नहीं है और विवाह कर लिया जाता है, वो विवाह अपने आप में वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 7, विवाह के लिए जो सैक्रामेंट्स है या कर्मकांड है वो क्या है। और ये हिंदू मैरिज की हम बात करें तो हिंदू मैरिज के लिए ये जो है कंपल्सरी माना जाता है कि दोनों पक्षकारों में से किसी एक के परिवार की प्रथाओं का उसमें पालन किया जाए। चाहे तो वो हो सकता है अग्निहोम, यानी कि आपने यज्ञ देखा होगा विवाह के समय जो 7 फेरे होते हैं, वो भी सप्तपदी जिसको कहते हैं, ये एक कंपल्सरी पार्ट है। क्योंकि हिंदू विवाह जो है उसको पूरा संपूर्ण करने के लिए कम से कम किसी एक कस्टम का होना जरूरी है, या कोई कस्टम जो जैसे भी परिवार में कस्टम हो वो कस्टम उसमें उसका होना कंपल्सरी। फिर हम बात करते हैं कि हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन। वैसे तो पहले मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शनल था, कराओ नहीं कराओ, लेकिन अब जो है जनरली जो प्रोविजन है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है कि जो मैरिज है उसको आप रजिस्टर्ड करवा लें। मैंने आप लोगों को एक केस भी बताया था, उस केस का कोई नाम बता सकता है कि विवाह के रजिस्ट्रेशन के ऊपर कौन सा केस है? विवाह के रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक केस बताया था मैंने आप लोगों को, कोई बता सकता है? आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप हाँ इसको नोट कर लीजिए आप इस केस को। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार AIR 2006। इस केस को अब तक मान के चलिए कि कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप नेट के पुराने पेपर उठा के देखिए, हो सकता है RJS में भी आपको ये मिले, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, जिसकी जो हेडिंग है वो ये है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इट मींस ये है कि जहां विवाह होने के पश्चात पति या पत्नी में से एक व्यक्ति ने दूसरे को जो है दूसरे का साथ छोड़ दिया है, यानी कि उसको अपने साहचर्य से बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अलग कर लिया है, कोई ग्राउंड ही नहीं और दूसरा पर्सन जो है अपने आप को अलग हो चुका है। तो जो व्यक्ति छोड़ के चला गया उसको वापस उसके साथ रखने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई जाती है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा। वो न्यायालय से ये कहता है कि इस व्यक्ति को अब मेरे साथ में रखा जाए, और अगर उसके बाद भी वो साथ नहीं, डिग्री के बाद भी साथ नहीं रहता है, तो फिर न्यायालय जो है ये जो ग्राउंड है वो डिवोर्स में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन को मैं जब डिस्कशन करूंगा तो उसको मैं सेक्शन 13 के साथ डिस्कशन करूंगा। सेक्शन 13 के ग्राउंड्स और जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स सिमिलर हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, आप लोग उसको नोट कर लेना कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें जो जुडिशियल सेपरेशन की हम बात करें तो न्यायालय जो है कई बार तलाक की जब बात आती है तो न्यायालय तलाक नहीं देके जुडिशियल सेपरेशन के लिए मूव हो जाता है कि इन दोनों के बीच में हो सकता है कि 1 साल के अंदर वापस से जो परिस्थितियां सामान्य हो जाए और ये व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहने लग जाए। लेकिन 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यायालय जो है जुडिशियल सेपरेशन नहीं देगा, तो सीधा उस न्यायालय तलाक के लिए ही मूव करेगा। ये सेक्शन 13 का जो ग्राउंड है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई पार्टी हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर किसी दूसरे धर्म में चली गई है तो ये एक डिवोर्स का एक ग्राउंड, भले ये 13 का हो चाहे जुडिशियल सेपरेशन में दे रखा हो, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि दोनों के ग्राउंड साथ में। लेकिन 13 का ये कहता है कि अगर कोई पर्सन हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर न्यायालय उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं करेगा कि वो 1 ईयर का या किसी प्रकार का वो वेट करे। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने जो है संसार त्याग कर लिया या कोई सन्यासी बन गया तो यहाँ भी वो जो 13 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। और तीसरा, जैसा आपने पढ़ा होगा कि 7 ईयर से कोई पर्सन जो है मिसिंग है या लापता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 107 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से लापता है
या वो मिला ही नहीं है या उसके परिवार के लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो ये प्रिज्यूम्पशन किया जाता है। प्रिज्यूम्पशन का मतलब होता है उपधारणा करना, या मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की अब मृत्यु हो चुकी है, अब दोबारा वो आने वाला नहीं है। तो ये 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसमें न्यायालय जुडिशियल सेपरेशन जनरली नहीं देता है, ठीक है ना। अदरवाइज जो तलाक के ग्राउंड्स और जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स जो है वो इक्विवेलेंट है। तो आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेना, और सेक्शन 13A को कहीं थोड़ा सा पढ़ लेना। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिसमें न्यायालय जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री नहीं देता है, तो ये 3 ग्राउंड्स ये माने जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 जो है वो वॉइड मैरिज के बारे में बताता है कि कौन कौन सी मैरिज जो है वो वॉइड है। तो वो ये फर्स्ट क्लोज सेक्शन 5 का जो फर्स्ट क्लोज है, यानी कि दोनों में से किसी एक पक्षकार का जीवित युग्म है, तो सेक्शन इसके अकॉर्डिंग जो है मैरिज जो है वो वॉइड मानी जाएगी। सेकंड राउंड अराइज होता है कि सपिंड संबंधों में मैरिज वॉइड मानी जाएगी। थर्ड राउंड है प्रोहिबिटेड जो डिग्रीज हैं उसमें जो है मैरिज जो है वो भी वॉइड मानी जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। 12 से लगा 12 में जो वॉइडेबल मैरिज के बारे में दे रखा है कि सहमति जो है वो बल से ली, छल से ली, या जैसा भी छोटे मोटे जो सारे ग्राउंड्स वो सारे उस 12 में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं 13 की। 13 में डिवोर्स के क्लियर ग्राउंड्स दे रखे हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, और विद केस लो आप लोगों को ये सारे ग्राउंड्स तैयार करने पड़ेंगे। जब आप तलाक के ग्राउंड्स पढ़ते हैं तो जो कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो महिलाओं और पुरुष दोनों को समान रूप से दे रखे हैं, लेकिन 4 ऐसे ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ वो महिलाओं को स्पेशली दे रखे हैं। वो आप एक बार इसमें देख लेना कि वो 4 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 14 से लगा के 18 तक जो पिछली जो क्लासें हुई थी मैंने उसमें आप लोगों से डिस्कशन किया था। 14 से लगा 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक कि कब जो है रीमैरिज हो सकती है, नहीं हो सकती है, या 1 साल के भीतर कोई डिग्री लगी, कोई भी पिटीशन तलाक की नहीं लगी। ये सारे जो डेफिनेशन पार्ट है वो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, उसी पे मैं वापस से एक बार डिस्कशन कर रहा हूँ। सेक्शन 14, विवाह के 1 वर्ष के भीतर कोई भी तलाक के लिए पिटीशन पेश नहीं की जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ असाधारण परिस्थितियां हैं या असाधारण दुराचरिता का मामला है, यानी कि मिसबिहेवियर का मैटर है, तब जो है वो पिटीशन लगाई जा सकती है। 15 के अकॉर्डिंग तलाक लिए हुए व्यक्ति जो वापस कब मैरिज कर सकते हैं उसके बारे में है कि अगर उनके डिक्री हो चुकी है तो डिक्री के लिए अपील का जो समय है, या तो अपील का समय निकल चुका है या डिक्री जो है हायर कोर्ट ने उस डिक्री को खारिज कर दिया है और डिक्री जो है वो फाइनल हो चुकी है, तभी वो जो है रीमैरिज कर सकते हैं। सेक्शन 16 में जो ये है कि अगर कोई शून्य और शून्य कण विवाह से चाहे कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं या संतान होती है तो संतान जो है वो लेजिटिमेट संतान मानी जाएगी, ठीक है। फिर जो है सेक्शन 17 और 18 जो पनिशमेंट वाला पार्ट था और वो अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेक्शन 17 के लिए अगर कोई ये है कि कोई सेकंड मैरिज करता है तो वो सेक्शन 17 से कवर्ड होगा, ठीक है। अब सेक्शन 19 से 23 तक की बात करें। फर्स्ट, किस न्यायालय में पिटीशन दायर की जाएगी, अर्जी किस न्यायालय में की जाएगी, तो उसकी जो डिस्कशन अपन ने किया था उसमें ये है कि जहां किसी न्यायालय में या जहां कहीं भी दोनों की पार्टी के बीच में विवाह अनुष्ठापित हुआ तो उस न्यायालय में फर्स्ट कंडीशन, जहां कहीं शादी हुई है वहां पे। सेकंड, प्रत्यर्थी या विपक्षी जो है वो अर्जी लगाने के दौरान किस न्यायालय किस लिमिटेशन में रह रहा है या जुरिसडिक्शन में रह रहा है तो वहां भी वो अर्जी लगाई जा सकती है, ठीक है। और फाइनली दोनों पार्टीज ने लास्ट टाइम किस जगह निवास किया, यानी कि लास्ट टाइम वो किस न्यायालय के जुरिसडिक्शन में रहे, वहां भी वो पिटीशंस लगाई जा सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अर्जियों का कंटेंट्स क्या होगा। तो मैंने आपसे कल भी बताया था कि अर्जी जो है पिटीशन है उसके कंटेंट्स क्लियर होंगे कि हमें क्या चाहिए, डिवोर्स चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, एवरीथिंग, और भी कोई जो रेमेडीज हम चाह रहे हैं कोर्ट से वो सारी आपको क्लियर उसको न्यायालय को बतानी पड़ेगी कि हम ये चीज चाहिए। फिर ये सारे केसेस जो है सिविल माने जाते हैं और न्यायालय कोशिश करता है कि जो जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। कई जगह ये शो भी कर रहा है 6 महीने में इसका निपटारा होगा, लेकिन कई बार होता नहीं है, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो एक है। फिर बात करते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, वो सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो बंद कमरे में होगी, ठीक है। और बंद कमरे का मतलब ये है कि उसका पब्लिकेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है इसका पब्लिकेशन करता है तो जुर्माने का भी एक प्रोविजन उसमें दे रखा है, ठीक है। फिर हम फाइनली हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस की। तो जहां हिंदू लोग की बात करें तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस ले सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप क्लियर कर लेना, कई लोग जगह में बढ़ते हैं कि पति को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है।
हिंदू लॉ में पत्नी भी मेंटेनेंस के अपने पति से अधिकारी है, और अगर पत्नी कैपेबल है, सक्षम है, तो पति भी उससे मेंटेनेंस ले सकता है। ये दोनों जो है एक दूसरे से लिया जा सकता है। लेकिन जो अदर लॉज जो हैं, जो आप जैसे 125 वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें जो ज्यादातर राइट है वो वाइफ को दे रखा है, हस्बैंड को 125 का राइट नहीं है। 125 जो कवर होता है वो सीआरपीसी से कवर होता है, जबकि यहाँ जो है हिंदू लॉ में दोनों में से जो भी कैपेबल है वो मेंटेनेंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुल मिला के जो मेजर पार्ट है वो सारा ये है। यहां तक अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर सेक्शन 24 और सेक्शन 25 क्या है? आपकी आवाज बोल लगे तो आवाज कट गई थी। सर सेक्शन 24 यहाँ सेक्शन तक अगर आपको 25 सेक्शन 24 और 25, यस सर। सेक्शन 24 में क्या होता है कि जो मैटर है वो कोर्ट में पेंडिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 25 में मैटर जो है वो डिसाइडेड हो चुका है। तो ये दोनों में है कि न्यायालय अगर मैटर चल रहा है तब भी न्यायालय जो मेंटेनेंस जो है पार्टी को दिलवा सकता है, और 25 में मैटर जो है डिस्पोज हो चुका है, फाइनली डिसाइडेड हो चुका है बाय द कोर्ट। उसके बाद जो न्यायालय डिक्री में मेंटेनेंस देने के लिए परमिशन दे सकता है, या किसी प्रॉपर्टी को चार्ज कर सकता है कि आपको पर मंथ जो है 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए इस पर्सन को देना है, तो वो उस प्रॉपर्टी पे भी चार्ज कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंट है। एक तो पेंडिंग है और एक में डिसाइडेड, यानी कि पूरा न्यायालय उसको डिसाइड कर सकता है एज ए बाय द डिक्री। सर सेक्शन 16 एक बार आपको बताइए ना, सेक्शन 16 लेजिस्लेसी ऑफ चाइल्ड, तो अगर वो किसी और का होगा चाइल्ड तो भी फिर वो वॉइड कैसे होगा, या वॉइड या वॉइडेबल कैसे होगा? नहीं कह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वॉइड मैरिज से कोई बच्चा हुआ है जो सेक्शन 11 में दे रखा है, वॉइड मैरिज वही है, या वॉइडेबल मैरिज है, जैसा भी है, तो वो जो चाइल्ड है उसकी कहाँ गलती है? जहाँ ये माना जाता है कि वो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट है, चाहे वो वॉइडेबल मैरिज से हो चाहे वो वॉइड मैरिज से हो। यानी कि सेक्शन 12 में जो डेफिनेशन दे रखी है वॉइडेबल मैरिज की, या सेक्शन 11 में जो डेफिनेशन दे रखी है वॉइड मैरिज की, इनमें से किसी से भी अगर कोई बच्चा हुआ है या संतान उत्पन्न हुई है तो वो संतान जो है लेजिटिमेट मानी जाएगी, संतान की इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए यहाँ क्या बच्चों को सुरक्षित करने के लिए प्रोविजन किया हुआ है कि उनके लिए जो है मतलब मातृत्व पितृत्व उनका बना रहे, तो वहां संतान जो है माता पिता की संपत्ति में या प्रॉपर्टी में बराबर की वो जो भी हकदार या उसका जो हिस्सा है मेंटेनेंस वगैरह वो बना रहता है उससे। सर मतलब उसका कोई प्रॉपर्टी से उसको ना नहीं कर सकता है, अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन होती है तो वो पूरा हकदार रहेगा? वो माता पिता की प्रॉपर्टी में तो वो हकदार बना रहेगा, उसके जो भी मेंटेनेंस के अधिकार वो बने रहेंगे। क्योंकि यहाँ जो चाइल्ड है उसकी कोई गलती नहीं है ना, इसलिए क्योंकि बच्चों को भी इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, या वो जिसको अवैध या इस लावारिस कंडीशन में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ उसका एक फंडामेंटल राइट है बच्चे का कि उसको कोई इनकी पैटर्निटी या मतलब मातृत्व या पितृत्व उसको मिलता रहे। तो इसलिए ये राइट जो है वो सेक्शन 16 के तहत उसको बच्चे के लिए जोड़े गए हैं कि वो कहीं अनाथ की तरह ना हो जाए। तो यहाँ उसके राइट्स बच्चे के हैं। एनी क्वेश्चंस? सर एक सवाल मेरा है, जो अपन माइनर की मैरिज की बात कर रहे थे, ठीक है, उस केस में अगर माइनर मैरिज कर लेते तो पेरेंट्स को मतलब पनिश करते हैं, ठीक है, लेकिन सपोज अगर है ना लाइक एक 18 साल मतलब लाइक एक 20 साल का लड़का है और 17 साल की लड़की है और वो भाग के अगर शादी कर लेते हैं, मतलब घर पे पेरेंट्स को ही नहीं पता है, तो उस केस में कैसे डील करेंगे फिर? भाग के शादी कैसे करेंगे मुझे एक चीज बताइए, कहाँ करेंगे? कोर्ट में जाके करेंगे? मंदिर में करेंगे? कहाँ? लाइक मंदिर में कर ली, कहीं कहीं जाके कर ली, लाइक मंदिर में कैसे करेंगे? कोई पंडित करवाएगा? हाँ बट लाइक पहले एक लाइन पूछेगा कि आपकी एज क्या है, ठीक है? हाँ वही करो, अगर उन्होंने बात तो सुनिए कर दिया हो लाइक उस केस में। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये फिर जो प्रोविजन है वो तो अदर एक्ट से कवर हो जाएंगे, आईपीसी से उससे कवर जो भी है कवर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई 15 साल की लड़की को लेके चला गया कोई व्यक्ति, अब जो भी आईपीसी के प्रोविजन है क्रिमिनल प्रोसेस वाले हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मान लीजिए 19 साल का लड़का 15 साल की लड़की को लेके चला गया, तो वो जो आईपीसी वाले प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ तो उनकी मैरिज हुई ही नहीं है ना। फिर जहाँ जो बात करते हैं लड़की की, उसके पास भी अलग से राइट है, वो तो सारे उसमें कब चले जाएंगे, क्रिमिनल प्रोसेस में चले जाएंगे सारे।
लेकिन हाँ, अगर उसका परिवार के लोगों ने विधिवत वगैरह जो पूरा विवाह करवाया है या उसके जो सप्तविधि वगैरह सारे हुए, यहाँ वो माइनर है तो जो फैमिली जो है वो पनिशेबल हो जाएगी। पंडित है उसको भी सजा हो जाएगी। या अगर आप 107 आईपीसी पढ़ते हैं यानी कि जिसको बोलते हैं दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण ये माना जाता है कि जिन जिन व्यक्तियों ने उस विवाह को कराने में हेल्प करी है वो सारे अबेटमेंट के दोषी हो जाएंगे। उनको जो अबेटमेंट की सजा है वो सबको इक्वल बनाया, जैसी भी सजा हो वो सारी उसमें आईपीसी के तहत हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है वो इस प्रकार से मैरिज तो उनकी मुश्किलें नहीं हो सकती है इसमें। ओके सर, नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? चलिए मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ छोटी सी। मैंने आप एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है हिंदू लोग के लिए, आप लोगों के लिए। उसका लिंक जो मैं इस ग्रुप में डाल रहा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर है, खासतौर से हिंदू लॉ से रिलेटेड, तो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप का जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या कोई मैटर पे डिस्कशन भी करना है तो शाम को सिर्फ 5 बजे का टाइम है। आप आधा या 1 घंटा उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए ओपन है। उसका लिंक जो है मैं यहाँ आपको मेंशन कर रहा हूँ इस ग्रुप में, उससे आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ये ग्रुप में मैंने डाल दिया है मैसेज, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? नथिंग? चलिए एडॉप्शन जो एक्ट है उसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करता हूं। एडॉप्शन का मतलब यह है कि किसी बच्चे को गोद लेना, ठीक है ना। एक ऐसे परिवार या ऐसे व्यक्ति के द्वारा या पति पत्नी के द्वारा किसी ऐसे बच्चे को, ऐसी स्थिति में जब उनके कोई संतान नहीं है, मैं फिर एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, संतान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लड़के को गोद लेना चाहता है तो उसके पहले से कोई लड़का नहीं होना चाहिए, या फिर पुत्र नहीं होना चाहिए, पौत्र नहीं होना चाहिए, या पड़पोत्र नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है, याद रखिए इस चीज को कि अगर आप ये कोई व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है या एडॉप्शन करना चाहता है तो उसके पहले से कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए, पुत्र नहीं होना चाहिए, पौत्र नहीं होना चाहिए और पड़पोत्र नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी आदमी का बेटा ये है, वो मर गया है लेकिन उसका पोता जिंदा है, तब भी वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। 3 कंडीशन है, पुत्र नहीं होना चाहिए, पौत्र नहीं होना चाहिए और पड़पोत्र नहीं होना चाहिए, तभी वो दत्तक किया ले सकता है। तो दत्तक ग्रहण की हम बात करते हैं तो इसमें कई सारी कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है तो दत्तक लेने में उसको कैपेबल होना चाहिए। फर्स्ट, कोई व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है तो दत्तक लेने में वो कैपेबल होना चाहिए। सेकंड, कोई व्यक्ति दत्तक देना चाहता है किसी बच्चे को तो दत्तक देने में भी कैपेबल होना चाहिए, यानी कि देने में भी कोई सक्षमता होती है, लेने में भी सक्षमता होती है। ये कंडीशन है जिस पर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, दत्तक देने में सक्षम होना चाहिए। सेकंड, दत्तक व्यक्ति लेने में भी सक्षम होना चाहिए। और थर्ड, दत्तक व्यक्ति जाने में भी उसको कुछ ना कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि तीनों की कैपेसिटी होनी चाहिए। दत्तक लेने में सक्षम होना चाहिए, दत्तक जाने में सक्षम होना चाहिए और दत्तक देने में सक्षम होना चाहिए, और अदर कंडीशन जो लोग है वो फॉलो होना चाहिए। ये 4 चीजें हैं जो जिसको मिला के जो है सारा एडॉप्शन कवर होता है, ठीक है। इन सारी कंडीशन पर हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने जो ग्रुप बनाया वो मैंने इसका लिंक मैसेज बॉक्स में डाल दिया है, इनबॉक्स में डाल दिया है। आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी टास्क होगी या जो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह देने होंगे तो मैं इस ग्रुप में आपको देता रहूंगा। और डिस्कशन का जो टाइम है वो शाम को 5 बजे। और कोशिश करिए कि इस ग्रुप में किसी अदर मैसेज को आप नहीं डालें, ठीक है।